नमस्ते। तो आज की क्लास में हम अपनी किताब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नाम है मानव संसाधन। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, हमारा चैप्टर है मानव संसाधन। अब ये है क्या? असल में ये चैप्टर लोगों के बारे में है, हम सबके बारे में। जानते हैं, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत या कहिए सबसे बड़ा संसाधन वहाँ के लोग ही होते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, इस पूरी दुनिया में कितने लोग होंगे? आपकी किताब में भी कुछ बच्चे इसी तरह का अंदाजा लगा रहे हैं। कोई कहता है मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो कोई कहता है मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। ये तो हुई छोटी छोटी बातें, पर अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आपकी किताब के हिसाब से दुनिया में करीब करीब 6.6 अरब लोग हैं। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये मानव संसाधन आखिर होता क्या है। देखिए, आपके चैप्टर की जो पहली लाइन है वो कहती है लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिलता है, मान लीजिए पानी है, मिट्टी है, वो हमारे लिए तभी जरूरी बनता है जब लोग उसे अपने काम का बना लें। लोग ही उसे उपयोगी बनाते हैं। और इसीलिए ये भी कहा गया है कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, मतलब अल्टीमेट रिसोर्स, है ना? क्योंकि ये हम लोग ही तो हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स से किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स यानी संसाधन में बदल देते हैं। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या सभी लोग एक जैसे संसाधन हैं? देखिए, किताब में साफ लिखा है कि स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संसाधनों को डेवलप करते हैं। मतलब वो लोग जिनकी हेल्थ अच्छी हो, जो पढ़े लिखे हों और जो मोटिवेटेड हों, असल में वही असली संसाधन। अच्छा, इसी बात को ध्यान में रखकर सरकारें भी कई योजनाएं बनाती हैं। आपकी किताब में एक, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में दिया है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या PKVY। ये 2015 में शुरू हुई थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि देश के 1 करोड़ युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनकी स्किल्स को बेहतर बनाया जाए, ताकि वो देश के लिए और भी अच्छे संसाधन बन सके। तो हमने ये तो समझ लिया कि लोग कितने ज़रूरी संसाधन हैं, पर अब सवाल ये है कि ये सब लोग दुनिया में फैले हुए कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? तो चलिए अब इसी को समझते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या वितरण, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। भूपृष्ठ पर यानी हमारी धरती की सतह पर जिस तरह से लोग फैले हुए हैं, उसी पैटर्न को जनसंख्या वितरण कहते हैं। और पता है, एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही अनइवन है, मतलब असमान। सोचकर देखिए, दुनिया की 90% से भी ज्यादा आबादी धरती के सिर्फ 30% हिस्से पर रहती है, और जो बाकी का 70% जमीन का बड़ा हिस्सा है, वहां सिर्फ 10% लोग रहते हैं। कितना बड़ा फर्क है। दुनिया में कुछ इलाके तो बहुत घने बसे हुए हैं, यानी डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं, विरल बसे हुए हैं। कौन से इलाके? जैसे बहुत ऊंचाई वाले एरिया, गर्म रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल। और अगर हम कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखें तो दुनिया की लगभग 3/4 आबादी, मतलब 75% लोग सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि एशिया और अफ्रीका में बाकी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले कितनी ज्यादा पॉपुलेशन। अब जनसंख्या के इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट को जानना होगा, और वो है जनसंख्या का घनत्व। तो ये जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इसका मतलब है धरती की सतह के 1 यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। और इससे हम नापते कैसे हैं? इसे हम नापते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया ले लें तो उसमें औसतन कितने लोग रहते हैं। बस वही है पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर हम पूरी दुनिया का एवरेज निकालें तो पूरी दुनिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये नंबर याद रखने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अपने देश भारत की बात करें तो किताब में दिया गया है कि भारत की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए, दुनिया के एवरेज 51 से कितना ज्यादा है।
जैसा कि हम एजुटेकन में हमेशा कहते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये आंकड़े एग्जाम्स के लिए बहुत काम के होते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा लोग हैं और कहीं पर बहुत कम, तो इस असमान वितरण के पीछे वजह क्या है? कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित करते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्टर है स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब जमीन कैसी है। अब देखिए, लोग हमेशा से ही पहाड़ों और पठारों के मुकाबले मैदानी इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों भला? क्योंकि प्लेन्स में यानी मैदानी इलाकों में खेती करना आसान है, घर बनाना, सड़कें बनाना, ये सब आसान होता है। इसीलिए तो गंगा के मैदान दुनिया के सबसे घने बसे इलाकों में से एक हैं, जबकि हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं। स्थलाकृति के अलावा और भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जलवायु यानी क्लाइमेट। लोग बहुत ज्यादा गर्म जैसे सहारा रेगिस्तान या बहुत ज्यादा ठंडी जगहों जैसे रशिया के पोलर रीजन में रहने से बचते हैं। फिर आती है मृदा यानी मिट्टी। जाहिर सी बात है, जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, खेती अच्छी होगी, तो वहां ज्यादा लोग बसेंगे। फिर जल यानी पानी। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां ताज़ा पानी आसानी से मिले, जैसे नदी घाटियों में। और आखिर में है खनिज यानी मिनरल्स। जहां खनिज मिलते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में हीरे की खदानें, वहां लोगों को काम मिलता है और वो वहां जाकर बस जाते हैं। तो ये तो हुए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इनके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। सामाजिक कारक मतलब लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां अच्छे घर हों, अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, जैसे पुणे शहर। फिर आते हैं सांस्कृतिक कारक। कुछ जगहों का धार्मिक या कल्चरल महत्व होता है, जैसे वाराणसी, जेरूसलम। ये जगह भी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और आखिर में आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स। जहां इंडस्ट्री होती है, नौकरी के मौके होते हैं, जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, वहां भी लोग बहुत बड़ी संख्या में जाकर बसते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि लोग कहाँ और क्यों रहते हैं, पर किसी भी जगह की आबादी हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है, वो समय के साथ बदलती रहती है ना? इसी बदलाव को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन, और यही हमारा अगला टॉपिक है। जनसंख्या में जो बदलाव आता है, उसका एक बड़ा कारण है प्राकृतिक वृद्धि दर। अब ये क्या होता है? ये किसी भी देश के बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का अंतर होता है। बर्थ रेट मतलब एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए, और डेथ रेट मतलब हर 1000 लोगों पर कितनी मौतें हुई। इन्हीं दोनों के अंतर से पता चलता है कि किसी जगह की आबादी नेचुरली बढ़ रही है या घट रही है। अगर हम दुनिया की आबादी के बढ़ने की कहानी को देखें, तो बहुत लंबे समय तक ये बहुत धीरे धीरे बढ़ी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, इसमें भी साफ है कि कई सदियों तक पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे खाने पीने की और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुईं, जिससे डेथ रेट कम हो गया और जनसंख्या में जैसे एक विस्फोट हो गया। हमारी एजुकेटेड टीम ने इस चार्ट को थोड़ा और सिंपल बनाया है, ताकि ये तेजी से हुई बढ़ोतरी साफ साफ समझ में आए। तो आज की क्लास का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने समझा कि इंसानी सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संसाधन है। हमने देखा कि दुनिया में जनसंख्या का वितरण कैसा है, उसका घनत्व क्या होता है, और कौन कौन से जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इस पर असर डालते हैं। अब क्लास खत्म करने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि ये जो अंतिम संसाधन यानी हम इंसान हैं, इसका पूरी दुनिया में वितरण इतना अनइवन, इतना असमान क्यों है?